हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। मैं हूं आशिमा शुक्ला एंड टुडे वी आर डूइंग एडिटोरियल एनालिसिस। तो एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में सबको पता है, ये सेशन काफी टाइम से चल रहा है, सो यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू बिगिन द एडिटोरियल। एंड जो लोग आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, फॉर दोज पीपल, मेरा करंट अफेयर्स का एक बैच है जो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। यू कैन अवेल दैट कोर्स, उस कोर्स को आप ले सकते हैं जिसके अंदर इसी तरह के और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा एंड यू विल लर्न different perspective of various events happening right now. So इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप करंट अफेयर्स का ये बैच परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लिप देखेंगे कि जो हमारा एडिटोरियल है वो कहाँ से लिया गया है। सो ये जो एडिटोरियल है आज का, वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इट इज एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और ये है वर्चुअल करेंसी या ये कहें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो इससे पहले ये मार्च में भी रेज अप हुआ था एंड रिसेंटली ये जून में रेज अप हुआ है। अगेन एन एडिटोरियल केम अप अबाउट रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा लिया था रिसेंटली। देयर वाज अ बैन 2000, the ban was going on since 2018, yes, and तब से बैन चल रहा था, लेकिन नाउ आरबीआई के ऊपर से बैन हटा दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सो अब इस वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे एंड आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये भी देखेंगे, बिकॉज ये काफी तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली इन राइटिंग एग्जामिनेशन। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्री सेक्शन। नाउ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा था? The court held that the ban did not pass the proportionality test. Proportionality test yani the test of proportionality of any action of government. The court held must pass the test of Article 19(1)(g). It states that all citizens of country will have the right to practice any profession, carry on any occupation or trade and business. तो वर्चुअल करेंसी के ऊपर कौन सा ऐसा टेस्ट था जिसकी वजह से इसे रेगुलेट किया गया है या इसे इसके ऊपर से बैन हटा दिया गया है? द रीजन इज आर्टिकल 19(1)(g). तो आर्टिकल 19(1)(g) के अकॉर्डिंग इंडिया के सारे सिटीजन्स को हक है कि वो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी तरह का काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, अनटिल अनलेस किसी को नुकसान नहीं हो। तो इस आर्टिकल के अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, यानी कि ये सही है या नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास कर लिया है इसने, या आई मीन टू से कि इट इज नॉट विदहेल्ड ड्यू टू प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, और इसकी वजह से वर्चुअल करेंसी के ऊपर से बैन हटा लिया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसके ऊपर बैन को रेगुलेट करने के लिए किसने फाइल किया था या चैलेंज किया था? दैट वाज इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने रेगुलेशन के लिए चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में एंड उसके बाद ये डिसीजन आया है। ओके, सो ये कंप्लीट आर्टिकल था इसके ऊपर, जिसमें इस पूरे केस के ऊपर डिस्कशन किया गया था। एंड यहाँ पे एक टाइमलाइन भी दी हुई है, टाइमलाइन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसमें से 2008 का सबसे इंपॉर्टेंट रहा है जब बिटकॉइन बना था, बिकॉज बिटकॉइन इज द वन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी हैज कम इनटू न्यूज ऑन अ मच ग्रेटर साइड। संतोषी नहामोतो ने बनाया था बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, सो यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ये देखने के लिए कि फर्दर मोर हमारे लिए इसके अंदर क्या चीजें हैं लेने के लिए। तो प्रीलिम्स में करंट इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल था, सुप्रीम कोर्ट ने किसको रेगुलेट किया है, किसने चैलेंज किया है इस डिसीजन को, इस तरह के क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड है। एंड
furthermore such kind of questions are possible, whereas mains perspective से as I told you IT and computer section से या ऐसे writing के अंदर आपके लिए helpful हो सकता है। तो करंट न्यूज ऑल्दो हमने अभी क्लिप के अंदर देख ली है, बट I'll repeat it for those who did not join in or skip that part. तो आर्टिकल 19(1)(g) के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास कर लिया है, जिसकी वजह से अप्रैल 6, 2018 के सर्कुलर को कम हटा दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का प्रहार किया है या इसे हटा दिया है। And the circular has stopped cryptocurrency traders and exchanges from accessing the banking system. ये जो circular था, इसके according cryptocurrency के थ्रू बैंकिंग सेक्शन में कोई भी लिंक नहीं हो सकता था। दैट मीन्स इट वाज कंप्लीटली बैन्ड फ्रॉम द साइड ऑफ आरबीआई, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एनकैश नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो परिपत्र के क्रिप्टो मुद्रा व्यापारियों और एक्सचेंज को बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने से रोक दिया था, यानी कि उसको एनकैश नहीं करा सकते थे। नाउ क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे आपने लोग काफी टाइम से सुन रहे हो क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी या फिएट करेंसी जिसे बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं फिएट करेंसी, एंड क्रिप्टो करेंसी इज वर्चुअल करेंसी। फिएट करेंसी जो है ये बैंकिंग सेक्टर से हम लोग लेते हैं या बैंक्स मैनेज करते हैं। वर्चुअल करेंसी को मैनेज करने वाला कोई ऐसी फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है। देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसे मैनेज कर रही हो। फिएट करेंसी इज वन जिसे रेगुलेट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से रेगुलेट कर रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक रेगुलेटिंग इट, पंचिंग इट, या मनी जो मिंट हो रही है, वो सारा चीजें रेगुलेटेड है। वर्चुअल करेंसी में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग रेगुलेटिंग इट, इसलिए इसे वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। ठीक है, इट इज रेगुलेटिंग ऑनलाइन ये घूम रही है, इसे खरीद सकते हैं, शेयर्स के फॉर्म में खरीद सकते हैं, लेकिन इसे एज अ फिजिकल करेंसी यूज नहीं कर सकते। अब बात करें सर्कुलर की, तो सर्कुलर के बारे में अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि इस सर्कुलर के अंदर क्या था कि एनकैश नहीं कराया जा सकता था, यानी बैंक्स कुड नॉट एनकैश दी क्रिप्टो करेंसी। तो इसी के बारे में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, तो इट इज IAMA, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे रेगुलेट किया है, या इसने रेगुलेशन के लिए ऑर्डर्स पास करे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ये स्ट्रक डाउन करना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए। और ये किस बेसिस पे किया है? दे सेड कि ये एक एसेट्स की तरह हो सकता है या एक कमोडिटीज की तरह हो सकता है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इट कैन बी ट्रीटेड एज समथिंग वी ट्रेड इन। इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, या एक बिजनेस के फॉर्म में देखा जा सकता है। और इसी बिजनेस फॉर्म की वजह से ये आर्टिकल आया, जिसकी वजह से इट वाज स्ट्रक डाउन। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, एंड लेट्स हैव अ लुक एट इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। नाउ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ऐसा है क्या दैट इज सो फेल्ट अप फॉर डिबेट? तो cryptocurrency exchanges provide an online platform या marketplace for trade of cryptocurrencies. cryptocurrency exchange जो है, ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जहां पे होता है ना, हम जानते हैं वर्चुअल करेंसी है, देयर इज नो सर्टेन बॉडी रेगुलेटिंग इट, लेकिन इसकी ट्रेडिंग तो होती है, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेडिंग। तो उस ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। उस वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो मुद्रा विनिमय क्रिप्टो मुद्राओं के व्यापार के लिए एक ऑनलाइन मंच या बाजार देता है या ट्रेडिंग पॉइंट देता है। और ये क्या करते हैं? दे कनेक्ट क्रिप्टो एंड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम यानी वर्चुअल और जो हमारा रियल ट्रेडिशनल सिस्टम है, फिएट सिस्टम एंड क्रिप्टो सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन करके वर्क करता है। Licensed cryptocurrency exchanges can also help in implementation of anti-money laundering and terrorism financing laws. तो क्रिप्टो करेंसी को बैन भी इसी वजह से किया गया था क्योंकि ये ट्रैक करना मुश्किल है, मनी लॉन्ड्रिंग इससे इजीली हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? कि पैसे घुमाना।
डॉक्यूमेंट्स के अंदर पैसों को घुमाना। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि इसके थ्रू होके क्रिप्टो करेंसी जा रही है, आ रही है या जा रही है, जो भी है, तो उसे रेगुलेट करने का एक फर्स्ट स्टेप बन गया है। So that is why cryptocurrency exchanges are, kind of better एंड वेलकम, क्योंकि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह यूज किया जा सकता है, यानी कि इसके थ्रू पैसे घुमाना थोड़ा सा कम हो गया है, आसान, थोड़ा कम आसान हो गया है, तो कहीं थोड़ा सा एक स्टेप डिफिकल्ट हो गया है। और साथ ही साथ टेररिज्म फाइनेंसिंग पे भी रेगुलेट किया जा सकता है, यानी आतंकवाद वित्त पोषण को भी रेगुलेट किया जा सकता है यूजिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में हमने देख लिया है। तो अब इसके चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर हमारे पास चैलेंजेस कैसे हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज आर प्रोन टू साइबर फ्रॉड्स, अभी बताया, हैक भी हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक बार सर्वर पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गया तो उसे हैक कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर से नहीं डिलीट होता है डेटा, एक बार सर्वर पे गया तो कहीं ना कहीं वो उस इंटरनेट के वेब में प्रेजेंट है, तो दैट इज इजी फॉर हैकिंग, हैक इजीली हो सकता है। साइबर फ्रॉड कंडक्ट हो सकता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे अभी हमने कहा, टेररिज्म फाइनेंसिंग, और नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज भी काफी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इन्वेस्टर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल। तो संरक्षण की कमी होने की वजह से ये एक चैलेंज है कि जो रिसीवर है और जो गिवर है उन दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड in form of recourse and quick and orderly access to their own funds or assets, अपने स्वयं के धन या संपत्ति तक त्वरित और व्यवस्थित पहुंच। रेगुलेटरी मिसमैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मिसमैनेजमेंट यानी कि इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बने हैं, लेकिन क्या इससे रेगुलेशन पॉसिबल है, यू कैन नॉट से फॉर श्योर, क्योंकि कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको रेगुलेट की, जो इसे रेगुलेट कर सके। जैसे मनी के लिए भी है आरबीआई, आरबीआई ये ध्यान रखता है कि कितना मनी मार्केट में है, कितना मनी मार्केट के अंदर इन्फ्यूज करना है, नहीं करना है, किस रेट पे इन्फ्यूज करना है, तो एक रेगुलेशन है उस बॉडी के अंदर। तो वो रेगुलेशन या वो नियम कुप्रबंधन अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई these cryptocurrencies or virtual currencies are still a point of concern. तो अब हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, हमने बेनिफिट्स भी देख लिए हैं, तो अब आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। नाउ इन चैलेंजेस को अगर देखा होगा तो चैलेंजेस को रेक्टिफाई करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन, पहली बात हमें ये क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी, लीगली भी एंड रेगुलेशन फॉर्म में भी। तो एक कानूनी और नियामक ढांचे द्वारा क्रिप्टो मुद्रा परिभाषा पर स्पष्टता की आवश्यकता है। रिक्वायर क्लैरिटी, एक डेफिनेशन, जैसे अभी एमएसएमईज हैं उनकी डेफिनेशन ऑल्दो चेंज हुई है, लेकिन जैसे डेफिनेशन, इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना मार्केट होना चाहिए। अगर हम कहें पोर्नोग्राफी की, तो उसकी भी डेफिनेशन है कि क्या चीज पोर्नोग्राफी में आती है, क्या चीज नहीं आती है। तो बेसिकली डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार डेफिनेशन क्लियर होगी तभी उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरिंग कंप्लायंस, अनुपालन सुनिश्चित करना, अगर हमने डेफिनेशन बनाई है, रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उनको फॉलो भी किया जा रहा हो, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स तो बना लिए लेकिन रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है। स्ट्रॉन्ग केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी कि जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, उन लोगों के बारे में जानना, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं एंड जो पीपल ट्रेडिंग है, उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे अभी बैंक्स के अंदर केवाईसी के लिए क्या है, आधार कार्ड लेते हैं, आपकी फोटोग्राफ लेते हैं, सिग्नेचर लेते हैं, तो एक वेरीफाइड यूजर है। तो इसी तरह से वेरिफिकेशन, यूजर का, कस्टमर का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। एंड द लास्ट इज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, क्योंकि वर्चुअल करेंसी के अंदर क्या है, पारदर्शिता नहीं थी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, यानी कौन ट्रेड कर रहा है, कितना ट्रेड कर रहा है, ये अवेलेबल नहीं था। और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग इजी था कि आप एनोनिमस होके
बिना अपना नाम दिए, बिना अपनी आइडेंटिटी के ट्रेडिंग कर सकते थे, पैसे एक्सचेंज कर सकते थे, पैसे दे सकते हैं, ले सकते हैं। सो ये चीज जो है ये उनके लिए फायदा दे रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो पैसे घुमा रहे हैं, और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। अगर ये चार चीजें, दो जो एक कोर सरफेस की चीजें हैं, ऑल्दो दीज आर डीप डाउन प्रॉब्लम्स, लेकिन ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए तो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी सॉर्टेड एंड मे बी इसे लीगल करना और आसान हो जाएगा। नाउ ये तो हमने देख लिया कि हमारा फॉरवर्ड वर्क क्या है एंड कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सिचुएशन है। तो एक बार हम इन चीजों को थोड़ा सा और देख लें, स्पेशली विद द फैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। जो भी पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसमें हर ट्रांजैक्शन को चेक ऑन करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है। अगर आप ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। सपोजिंग आई एम द पर्सन, टेकिंग एन एग्जांपल, आई एम द पर्सन, मैंने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करी है, मैंने बोला है कि मुझे ट्रांजैक्शन करना है। यहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, पीयर टू पीयर सर्वर पे गई, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया एंड इट स्प्रेड टू पीयर एंड बहुत सारे कंप्यूटर जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, नोड्स पे ये इंफॉर्मेशन गई। काफी सारे कंप्यूटर्स पे गई, सबने इसे वेरीफाई किया कि मैंने किया है रिक्वेस्ट, मैंने ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया है, ये सब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम में उससे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन किस चीज का हो सकता है? मैंने बोला कि मैंने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया है, किस चीज का किया है? चाहे वो मैंने किसी रिकॉर्ड का रिक्वेस्ट किया हो। सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी पर्पज से यूज हो सकती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर क्रिप्टो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। फिर डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, किसी भी तरह का डेटा होल्ड करने के लिए, रिसर्च एनालिसिस होल्ड करने के लिए, बहुत सारी चीजें जिनमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। पर ये खुद एक टेक्नोलॉजी है, ये कोई इलीगल चीज नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तेलंगाना यूज कर रहा है। तेलंगाना हैज सेड, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ने बोला है कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी आई मीन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी विच वर्क्स पीयर टू पीयर। मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया, चाहे वो डेटा लेने के लिए हो, रिसर्च में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट में मुझे नया सैंपल मिला है वो ऐड करना हो, या क्रिप्टो करेंसी का हो, कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो सब नोड्स पे जाएगी, जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं वो सब वेरीफाई करेंगे और फिर वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, उस डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से पाइल अप होता जाएगा, इंटरलिंक होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऐड होता जा रहा है या लिंक होता जा रहा है, और इस तरह से डेटा कंप्लीट होता है। यानी कि एक बार ये हो गया तो ये परमानेंट हो गया है, इसे ऑल्टर नहीं कर सकते। जब इतने लोगों ने वेरीफाई कर दिया है तो इट इज नॉन ऑल्टरेबल, यानी इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, और ये परमानेंट है। तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड कि डेटा को हम सेफली रख सके, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अदर इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है। अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक एक्सचेंज मीडियम है यूजिंग एनक्रिप्शन टेक्निक्स, क्योंकि ये एंड टू एंड है, इसमें किसी को नहीं पता कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सबसे बड़ा एग्जांपल है बिटकॉइन की, फंड ट्रांसफर हो रहा है, इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर, मॉनेटरी को कंट्रोल करने के लिए ये है, एंड इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, इसे गोल्ड या अदर फॉर्म्स में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसे हम कॉइन्स नोट्स, इस फॉर्म में हम वैल्यू होल्ड करते हैं, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कंप्लीटली वर्चुअल है। और इसमें कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कोई सेंट्रल बैंक नहीं है जो इसे रेगुलेट कर रहा है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो अननोन्स क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है उसका क्या किया जाए। रेगुलेशन बहुत अनसर्टेन है कि हम उसे रेगुलेट कर पाएंगे या नहीं, हमें नहीं पता।
competing platforms, बहुत सारे ऐसे platforms हैं that are working towards it, and implementation challenges, इसको किस तरह implement किया जाए ये नहीं पता. Facebook ने although recently इसे किया है, Facebook ने create किया है Libra नाम की अपनी क्रिप्टो करेंसी, but let's see अगर वो रेगुलेट कर पाते हैं. फायदा क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी अगर मर्ज होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ट्रैकिंग बढ़ती है, परमानेंट है एंड कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है. तो ये बेनिफिट कब के लिए है? अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐड कर दिया जाए तो देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ रेगुलेशन. तो कीप दिस डायग्राम इन माइंड, ये आपको काफी चीजों में हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंडिंग में. और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, द लास्ट सेगमेंट, हिंदू वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन यानी लॉन्ग एंड चेयरफुल कंसिडरेशन या डिस्कशन, या बहुत ज्यादा सोच विचार करना. कोई आपके माइंड में थॉट आया है एंड आप उसके बाद बहुत ज्यादा थॉट दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो ध्यान से बारीकी से, वो होता है डेलिब्रेशन. Example of a sentence: used after careful deliberation he decided to study medicine rather than law. उसने बहुत विचार विमर्श किया और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो लॉ की जगह पे मेडिसिन पढ़ने वाला है. नेक्स्ट इज डिसेमिनेट यानी स्प्रेड समथिंग, किसी भी चीज का प्रचार करना, किसी चीज को फैलाना, दैट इज डिसेमिनेट. हेल्थ अथॉरिटीज शुड फॉस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन. जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर, मतलब अच्छी प्रैक्टिस के लिए, सेफ मेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट यानी उसको फैलाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन का प्रचार करना पड़ेगा. जो अभी हम कोविड-19 के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए हैंड वॉश करना जरूरी है, बाहर नहीं जाना है, मास्क पहनना, ये सब क्या है? वी आर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, हम उस इंफॉर्मेशन का प्रचार कर रहे हैं. Next is resumption. Resumption यानी the action of beginning something again after a pause or interruption. किसी चीज को एक थोड़े टाइम के लिए रोकने के बाद उसे दोबारा शुरू करना, यानी पुनरारंभ, यानी किसी चीज को दोबारा से शुरू करना. With peace came resumption of foreign imports. एक बार शांति आई थोड़ी तो इंपोर्ट भी आने लग गए. Incendiary टेंडिंग टू स्टर अप अ कॉन्फ्लिक्ट, आग लगाने वाली हरकतें करना. ठीक है, तो किसी के बीच में लड़ाई को स्टर अप करना, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आग लगाना, तो आग लगाने वाली हरकत करने को हम इंसेंडियरी बोलते हैं. ही गिवन इंसेंडियरी स्पीच एट लास्ट नाइट्स रैली. कल जो रैली थी उसके अंदर उनकी स्पीच बिल्कुल आग लगा देने वाली थी. दैट मीन्स इट वाज वंडरफुल एंड एनर्जेटिक. तो इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. सेंटेंस अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मतलब इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा. एंड इसी के साथ वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन ऑफ द डे. आज का सेशन यही खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.